नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में 10 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताएंगे जो कि आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पे समाज में जाना चाहते हैं तो भी आपको नेहरू जी की कुछ आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आज हम यहाँ पे 10 ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला हमारे पास है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बनते, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1964 तक रहता है। सबसे बड़ी बात है कि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो जो सबसे लंबे समय तक अपना कार्यकाल चलाते हैं। ठीक है, तो इनका ये सबसे लंबा कार्यकाल है। हालांकि अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी अपना सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अपने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करेंगे, और साथ ही साथ प्लेड अ की रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया। आज़ादी जब हमें 1947 में मिलती है तो उस समय जो देश की स्थिति थी वो कुछ सामान्य स्थिति नहीं थी। देश में बहुत ज़्यादा उस समय बेरोजगारी थी, बहुत ज़्यादा उस समय देश में भुखमरी थी, जो शिक्षा का स्तर था वो भी काफ़ी निम्न स्तर था। तो इन सभी मुद्दों से ऊपर उठने के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो परिस्थिति पंडित नेहरू जी के सामने थी उसको उन्होंने चुनौती ना समझ के एक अवसर की तरह लिया और उसमें लगातार आगे बढ़े और देश को एक नए स्वर्णिम युग की तरफ ले जाने का एक प्रयास किया। दैट इज द मॉडर्न इंडिया इन द विजन ऑफ पंडित नेहरू जी। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो कॉल हिम एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। पंडित नेहरू इज कॉल्ड एज द मॉडर्न आर्किटेक्ट। वाई, क्यों इनको हम आर्किटेक्ट के नाम से जानते हैं? बिकॉज ही फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। उन्होंने लगातार बहुत सारी इंडस्ट्री को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। और साथ ही साथ अगर आप इसमें देखेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, 5 ईयर प्लान, तो उसमें भी मेजरली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया जो कि आज की डेट में हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल्स बोलते हैं, मानव पूंजी बोलते हैं, स्किल जिसमें एडवांस लेवल की हमें देखने को मिलती है, स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम जिसमें चलते हैं, दैट इज IIT, एम्स एंड इसरो। इसका स्थापना भी पंडित नेहरू जी ने किया। इनकी जो नींव है वो पंडित नेहरू जी के शासनकाल में डल चुकी थी। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे IITs हैं, एम्स है और इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सारे जो काम होते हैं ये पंडित नेहरू जी के सोच और विचार की देन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है की रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सबसे महत्वपूर्ण है कि 1919 में पंडित नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो 1929 में बनते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1929 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, 1919 में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और 1929 में ही वो क्या करते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। किसकी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज या पूर्ण आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की वो मांग रखते हैं। देन हमारे पास आता है सोशलिज्म एंड 5 ईयर प्लान। जो नेहरू का आइडियोलॉजी था वो सोशलिस्टिक पैटर्न का था। इंट्रोड्यूस्ड 5 ईयर प्लान फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 1950 में आपको मालूम होगा हमारे देश में जो प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, योजना आयोग बनाया जाता है, और 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1951 से लगातार 2012 तक 12 5 ईयर प्लान चलते हैं हमारे पास। 12 5 ईयर प्लान चलते हैं। कितने प्लान चलते हैं? 12 5 ईयर प्लान चलते हैं। और इन 12 5 ईयर्स प्लान में, 12 5 ईयर प्लान में लगातार देश ने विकास के नए से नए आयाम छुए। अगर आप इसमें बात करें साइंटिफिक टेम्पर की, तो उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो लगातार 5 ईयर प्लान में हमें एक एडवांटेज जो आगे ग्रो करने का मिला है वो देन थी पंडित नेहरू जी की। उनकी सोच थी कि हम जो देश का विकास करेंगे वो हम योजनात्मक तरीके से करेंगे, 5-5 साल की योजनाएं बनाएंगे और उस 5 साल की योजना में हम जितना भी बजट खर्च करेंगे उसका इवैल्यूएशन करेंगे और हम फर्दर प्लानिंग बनाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कि किस क्षेत्र में कितना जो रिक्वायर्ड बजट है वो खर्च करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने देश के विकास के लिए किसी एक मिक्स काइंड ऑफ सिस्टम को डेवलप करना पसंद किया, ना कि इन्होंने कैपिटल और जो आप सोशलिज्म को फॉलो किया। देश की अगर आप स्थिति देखेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय विश्व में 2 ही सुपर पावर बच गई थी। एक हमारा रशिया था जिसको USSR के नाम से जाना जाता था, और दूसरा अमेरिका था, US, ठीक है, USA।
ये दो सुपर पावर थी। जो रशिया था वो सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो कर रहा था डेवलपमेंट के लिए, और यूएसए में कैपिटलिज्म की क्रांति आई थी, यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था। लेकिन पंडित नेहरू ने काफ़ी सोच और विचार करके ये देखा कि जो हमारा देश है वो ना पूरी तरह से कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर सकता है और पूरी तरह से सोशलिज्म भी नहीं अडॉप्ट कर सकता। तो उन्होंने बीच का एक रास्ता अपनाया जिसमें कुछ एलिमेंट्स कैपिटलिज्म के लिए और कुछ एलिमेंट उन्होंने सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के लिए। तो इस तरह से हमारा जो देश है वो दोनों के मिक्सचर से आगे बढ़ता गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण और आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एक सिनेरियो चेंज करने वाला स्थिति था, जब पूरे के पूरे जितने भी विश्व की जितने भी प्रमुख देश थे वो या तो रशिया के साथ जुड़ रहे थे या यूएसए के साथ जुड़ रहे थे। किसके साथ जुड़ रहे थे? दो ही सुपर पावर के साथ जुड़ना पसंद कर रहे थे, या रशिया के साथ या यूएसए के साथ। ये देश की पूरे विश्व की दो सुपर पावर थी। तो नेहरू जी ने इतना एक अच्छा स्टेप लिया कि हम दोनों के साथ जो इनके अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करेंगे और हम किसी एक के साथ नहीं जाएंगे। जैसे कि हम यूएसए के साथ नहीं जाएंगे या रशिया के साथ ही नहीं जाएंगे, हम दोनों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो उसको क्या पॉलिसी का नाम दिया गया? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इसको हम NAM नाम के साथ, जो एक्रोनिम्स इसका हम इसको लिखते हैं NAM नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। फाउंडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड केप्ट इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम US सोवियत ब्लॉक। यानी कि जो हमारे पास ये पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था, उन दोनों गुटों के साथ ना जुड़ के हमने एक अलग ही सुपर पावर बनने का एक प्रयास किया। अगर आप उस समय की स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो हमने एक ये बहुत बड़ा स्टेप लिया था। ना हमने अमेरिका का साथ चाहा ना रशिया का साथ चाहा, हमने अपने आप को इन दोनों से लिबरल रखा। दोनों के साथ हमने एक तालमेल बिठाने का प्रयास किया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था उस समय। उसके बाद आता है नेक्स्ट, रोल इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यानी कि जो देश की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया। सबसे बड़ा रोल था चाइना के साथ। हमने चाइना के साथ पंचशील जो सिद्धांत है उसको अपनाया। साथ ही साथ हमने वैश्विक स्तर पर शांति और सहयोग की बात की। हमने ग्लोबल कॉपरेशन की बात की, जो कि आज की डेट में भी हम सभी वैश्विक मंचों पर जाकर बात करते हैं। हमने इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें तो 1962 में जब हम चाइना के साथ युद्ध करते हैं तो उस समय भी बहुत बड़ा मेजर सिग्निफिकेंट रोल पंडित नेहरू जी ने अदा किया था। सफर्ड अ मेजर सेटबैक आफ्टर चाइनाज एग्रेशंस इन 1962 एंड क्रिटिसाइज्ड फॉर इंडियाज अनप्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो जो नेहरू जी है उन्होंने एक अच्छा रेस्पॉन्ड दिया, बट इसके लिए पंडित नेहरू जी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना सहनी पड़ी। देन इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी। जो पंडित नेहरू थे तो उनके ऊपर गांधी के विचारों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, येट बिलीव्ड इन मॉडर्नाइजेशन एंड साइंटिफिक टेम्पर। जहाँ पर उन्होंने एक तरफ गांधी जी के विचारों को भी अपने कार्यों में रखा, तो उसके साथ साथ उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक जो वैज्ञानिक एक सोच है उसको भी उन्होंने आगे चलाए रखा। मतलब इन दोनों के बीच का एक अच्छा तालमेल बना के उन्होंने देश के विकास की गति को आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण तरीके से लगातार प्रयास किया। हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि जो भारत की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी कि जो हमारी संसदीय लोकशाही है उसमें मेजर रोल रहता है पंडित नेहरू जी का। एंड इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन एजुकेशन एंड इकोनॉमी। अगर हम इसमें शिक्षा की बात करें और साथ ही साथ हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था का जो आज की डेट में विकास देखते हैं उसकी जो नींव है वो पंडित नेहरू जी की देन है। तो ये दोस्तों हमने 10 महत्वपूर्ण फैक्ट पंडित नेहरू जी और देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जाने। होप्स हो कि आपको इससे काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। बने रहे, जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।